जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आदित्य में। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आज 5 अक्टूबर 2023 है और आज हम लोग 5 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि पश्मीना क्राफ्ट जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है और ये कहाँ का है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या असम। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। परीक्षा की दृष्टि से किसी ना किसी परीक्षा में ये जरूर आपको देखने को मिलेगा कि पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। इसका संबंध किससे है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर से है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के सुरम्य जिले कठुआ से निकलने वाली सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प बशोहली पश्मीना को हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला हुआ है। इम्पोर्टेंट सवाल है। कहाँ का कौन सा जिला है जम्मू कश्मीर का? तो सुरम्य जिला। और वहाँ से निकलने वाले सदियों पुराने पारंपरिक शिल्प बशोहली पश्मीना को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। बशोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है? ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है इसमें, क्योंकि पहली महिला बनी है इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। आपके ऑप्शन है प्रिया सेन, सुधा मूर्ति, वहीदा रहमान या जया वर्मा। सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति क्या बनी है? ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध लेखक, परोपकारी और इंफोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को टोरंटो में, कहाँ पे? टोरंटो में एक भव्य इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं इंफोसिस के सह संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को दिया गया है। कहाँ दिया गया है? टोरंटो में दिया गया है। और किसके द्वारा अगर पूछा जाए दिया गया तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि इंफोसिस के जो सह संस्थापक हैं एन.आर. नारायण मूर्ति को वर्ष 2014 में यह पुरस्कार मिल चुका है। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये पहली महिला बन गई हैं और इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? तो $50,000 इसमें धनराशि के रूप में दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुए ईरानी कप 2023 को किसने जीता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा कि हाल ही में संपन्न हुए ईरानी कप 2023 को किसने जीता है। ऑप्शन दिया गया है इसमें सौराष्ट्र, तमिलनाडु, शेष भारत या मध्य प्रदेश। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, शेष भारत। कौन जीता है ईरानी कप 2023? तो इसका सही जवाब है शेष भारत जीता है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में शेष भारत ने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 को अपने नाम कर लिया है। ये भी अच्छा सवाल है कि कौन सी ईरानी ट्रॉफी है, किस नंबर की? तो 60वीं ईरानी ट्रॉफी है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बताया गया है कि शेष भारत की टीम ने सौराष्ट्र को हराया है, 175 रन से हराया है और 30वीं ईरानी ट्रॉफी अपने नाम की है। किसने? शेष भारत ने 30वीं ईरानी ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है और किसको इस बार हराया है? सौराष्ट्र को हराया है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत की टीम के बीच में मुकाबला दिखाया गया है। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये भी। कौन कौन सी टीमें इसमें भाग लेती हैं ईरानी कप में? तो उसका सही जवाब है कि जो रणजी ट्रॉफी चैंपियन होती है वो लेती है और शेष भारत की टीम इसमें मुकाबला करती है। किसमें? ईरानी ट्रॉफी में। प्रश्न संख्या 4 है
जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है और ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, बिहार राज्य। बिहार राज्य क्या बन गया है? जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने बताया है कि जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल आबादी कितनी है? 13 करोड़ है। 13 करोड़ के करीब है। कितनी है? 13 करोड़ के करीब। अब रिपोर्ट देख लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग कितना है? 27.12%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 36.01%। अनुसूचित जाति है 19.65%। अनुसूचित जनजाति है 1.68% और अनारक्षित यानी सवर्ण कितना है? तो 15.52% है। इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जातिगत गणना जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उसका सही जवाब है बिहार राज्य है। प्रश्न संख्या 5 है। हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या कहा गया है कि उत्तराखंड में जो होने वाला है छठा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को क्या बनाया गया है? उत्तराखंड में होने वाले छठे आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में, कहाँ होगा ये सम्मेलन? देहरादून में होगा। देहरादून में छठे वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन की घोषणा की है और यह कहा है कि सम्मेलन देहरादून में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? तो देहरादून में आयोजित होगा। और कब आयोजित होगा? तो वो 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में आयोजित होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि मुख्यमंत्री धामी ने बताया है कि इस सम्मेलन के लिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये भी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। अमिताभ बच्चन को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर और कब होगा? तो ये होगा देहरादून में होगा और 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में होगा। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। विश्व स्तर पर सुंदर वन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या पूछा गया है कि विश्व स्तर पर सुंदर वन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? तो आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या जापान। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। विश्व स्तर पर सुंदर वन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। हाल ही में 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? इसमें पूछा गया है कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है। आपके ऑप्शन दिया गया है 4, 2, 3 या 5। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। क्या दिया गया है? केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है और तीनों वैज्ञानिक कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। ये भी पूछ लेता है कि कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो वो अमेरिका के हैं। कौन कौन है? पहला है कि मोंगी जी बावेंडी, दूसरा है लुई ई ब्रूस और तीसरा है एलेक्सी एकिमोव। तीनों वैज्ञानिकों के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा तीनों लोग कहाँ के हैं अगर पूछा जाए तो तीनों लोग अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। आइए अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। यह पुरस्कार, ये भी पूछता है कि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, क्यों, किस योगदान के लिए दिया गया है? तो यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके संश्लेषण के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके लिए दिया गया है? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया है। और इस पुरस्कार का ऐलान किसने किया है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने किया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, किसने किया है ऐलान? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने किया है। प्रश्न संख्या 8 है। अभी हाल ही में किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है भारत, चीन, अमेरिका या जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है। एक चीज़ और है, अगर पूछा जाता है एग्जाम में, जो बहुत बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो उसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। संप्रीति युद्ध अभ्यास के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है भारत बांग्लादेश, भारत अमेरिका, भारत श्रीलंका, या चौथा ऑप्शन दिया गया है भारत जर्मनी। तो क्या पूछा गया है इसमें? संप्रीति युद्ध अभ्यास के बारे में पूछा गया है, जो कि इसका ऑप्शन ए होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संप्रीति युद्ध अभ्यास मेघालय में शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? मेघालय में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश ने 3 अक्टूबर 2023 को अमरोई मेघालय में 11वां संस्करण शुरू किया है। कौन सा ये है? संप्रीति युद्ध अभ्यास का 11वां संस्करण है, अमरोई मेघालय में शुरू किया गया है। आइए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। शुरुआत संप्रीति युद्ध अभ्यास की कब हुई है? तो वर्ष 2009 से ये शुरू हुआ है। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि 2022 के 10वें संस्करण में, इस बार का कौन सा है? 11वां संस्करण है। और जो इसके पिछला वाला संस्करण था 2022 का, 10वां संस्करण था, उसका आयोजन बांग्लादेश के जासोर सैन्य स्टेशन पर किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो संप्रीति सैन्य अभ्यास अगर पूछ लिया जाए युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है, इस बार हो रहा है अमरोई मेघालय में हो रहा है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, और 11वां संस्करण है इसका। और अगर पूछ ले कि ये कब शुरू हुआ था, तो वर्ष 2009 में यह शुरू हुआ था। आइए आज का अंतिम और 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और एग्जाम में जरूर से जरूर ये आएगा। क्या पूछा गया है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है ड्रू विशमैन, दूसरा है कैटालिन कार्को, तीसरा है उपरोक्त दोनों, या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों में कौन कौन है? ड्रू विशमैन और दूसरा है कैटालिन कारिको, दोनों को मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है। चिकित्सा का ये नोबेल पुरस्कार इन दोनों को ही मिला हुआ है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो ड्रू विशमैन है ये अमेरिका के हैं, और जो कैटालिन कारिको हैं ये हंगरी के हैं। ये भी पूछ लेता है कभी कभी प्रश्न में कि ये किस देश से संबंधित है, तो आपको देश भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्रू विशमैन अमेरिका के हैं और कैटालिन कारिको कहाँ के? हंगरी के हैं। और दोनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये नोबेल पुरस्कार चिकित्सा में क्यों दिया गया है? तो कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, किसके लिए दिया गया है? कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए दिया गया है, और उनकी मदद से कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन का विकास संभव हो पाया है, जिससे लाखों लोगों की जान बच सकी है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु इसमें देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जाता है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जाता है, और ये इंस्टीट्यूट कहाँ का है? तो वो स्वीडन का है। और पुरस्कृत धनराशि कितनी होती है? तो 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर है, जो लगभग 10 लाख डॉलर के करीब है। सॉरी। और वर्ष 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो स्वांते पैबो को मिला है, ये भी स्वीडन के हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 का किसे मिला हुआ है? तो स्वांते पैबो को मिला हुआ है, स्वीडन के हैं। अगर 2023 का पूछा जाए तो 2023 का मिला हुआ है ड्रू विशमैन और कैटालिन कारिको को मिला हुआ है, जो कि एक अमेरिका के हैं और दूसरे हंगरी के हैं। कैटालिन कारिको हंगरी के हैं। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की क्लास पॉइंट टू पॉइंट लेकर आता हूं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। इसलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विद आदित्य। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।